ठीक है जी। अच्छा, फियोक्रोमोसाइटोमा, मैंने आपको बताया कि न्यूरोब्लास्टोमा कहाँ पे होता है। न्यूरोब्लास्टोमा कहाँ पे होता है जी? सर सिंपैथेटिक चेन में। सिंपैथेटिक चेन में। फियोक्रोमोसाइटोमा कहाँ पे होता है जी? एड्रिनल मेडुला। एड- एड्रिनल मेडुला में, सही कह रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है जी? सर किडनी ये के किडनी के सर का ताज होता है। सही है, वेरी गुड टॉप ऑफ द आंसर है। किडनी। हाँ। अच्छा, ये मैंने एड्रिनल मेडुला बनाया और मेडुला के अंदर एक ट्यूमर बना दिया। ये ट्यूमर क्या कहलाएगा? फियोक्रोमोसाइटोमा। मैं एक बात आपको फिर से बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये ट्यूमर एड्रिनल मेडुला के अंदर ही बने। ये आउटसाइड द एड्रिनल ग्लैंड भी बन सकता है। कहाँ पे बन सकता है आगे पढ़ेंगे हम अभी। अच्छा, ये ट्यूमर जब ये बनेगा तो ये क्या रिलीज करेगा? क्या रिलीज करेगा जी? कैटकोलामाइंस। कैटकोलामाइंस, और उनमें मेनली एपिनेफ्रिन, क्योंकि एड्रिनल यस। मेडुला का जो फंक्शन है वो मेनली एपिनेफ्रिन है, उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा। वो एपिनेफ्रिन कहाँ पे जाएगी डॉक्टर मोहसन? एड्रिनल मेडुला में बनने वाली एपिनेफ्रिन कहाँ पे जाएगी? एनी वन तो ऑफ ये यू? सिंपैथिक सिंपैथिक हाँ नर्वस हाँ, सिस्टम के साथ रिलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये उस वक्त ही एक्टिव होगी एड्रिनल मेडुला, आमतौर पर उस वक्त ही एपिनेफ्रिन रिलीज करता है जब हम फ्लाइट और फाइट के मूड में होते हैं, जब हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है। तो ये एपिनेफ्रिन ब्लड में जाएगी और ब्लड में जाके हमें एक्टिव करेगी, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाएगी, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी, हमारी एक्टिविटीज को, जो कि हमारी हेल्प करेंगी फाइट एंड फ्लाइट में, जो कि हमारी हेल्प करेंगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन में। वेरी गुड आंसर डॉक्टर मोहसिन। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ ही इशारा है मेरा। ये रिलीज होने वाली एपिनेफ्रिन जाएगी जी ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन में जाके ये काफी सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, जिनमें से एक फंक्शन है आर्ट्रियोलो कंस्ट्रिक्शन, आर्टरीज की कंस्ट्रिक्शन। इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, और ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा, आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो गई, ब्लड मसल की तरफ ज्यादा जाएगा, मसल जो एक्टिव हो जाएंगे, लड़ने में मदद होगी, भागने में भी। अगर कुत्ता पाड़ जाए तो भागने में, अगर आप दिलेर हो जाए तो लड़ने में। ठीक है, तो एक फंक्शन हमने पढ़ा जी इसका, आर्ट्रियोलो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कि अगर एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर बन जाए और एपिनेफ्रिन इतनी ज्यादा रिलीज होने लग जाए कि आपकी सोच से भी ज्यादा, तो फिर क्या होगा पेशेंट को? फिर पेशेंट को क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी? रीडिंग करते हैं जी आज के टॉपिक की। एटियोलॉजी क्या है जी? होता क्यों है फियोक्रोमोसाइटोमा? मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला इन एडल्ट्स। अच्छा, देखें ये कह रहा है कि मोस्ट कॉमन ऑफ एड्रिनल मेडुला, मतलब ये कहीं और भी हो सकता है। अच्छा, ये हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग फिर से उसने दी है जी ना, कहता है ये बोन से मेटास्टेज होके बन सकता है। रेड बिलो पॉइंट्स टू बोन मेटास्टेज, मतलब ये एड्रिनल मेडुला से बोन्स में भी जा सकता है ट्यूमर। ड्राइव्ड फ्रॉम क्रोमाफिन सेल्स, ये डॉक्टर साहब ने करेक्शन कराई थी। डॉक्टर साहब वेल डन, आई अप्रिशिएट योर नॉलेज। मैं ये क्रोमाफिन सेल और एंट्रोक्रोमाफिन को मिक्स करने लगा था, आपने वो करेक्शन की। एक फीमेल डॉक्टर ने भी की करेक्शन, वेल डन। इट्स मीन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, यू हैव नॉलेज। इट्स मीन यू कैन क्रैक एनएलई एग्जाम, डोंट वरी डॉक्टर्स। अराइज फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। अच्छा, न्यूरल क्रेस्ट सेल से ऑलमोस्ट हमारा सारा नर्वस सिस्टम ही न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, फिर क्या होता है जी? ये जीन्स के नाम है, मे बी एसोसिएटेड विद जर्मिनाइल म्यूटेशंस, ये जीन्स के नाम दिए हुए हैं जिनकी म्यूटेशन की वजह से फियोक्रोमोसाइटोमा बन सकता है। इस पैरे में हमने ये दो ही बातें सीखी, एक तो ये बोन को मेटास्टेस कर सकता है, और ये जीन्स के नाम है जिनकी म्यूटेशन की वजह से ये बनता है। अच्छा, इसमें एक दिया हुआ रूल ऑफ 10। आपके पास अगर एक 100 पेशेंट है ना जी, उसमें से 100 पेशेंट आपके पास डायग्नोज हुआ है जिसको फियोक्रोमोसाइटोमा है, एक 100 पेशेंट है, उनमें से 10 पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें मलिग्नेंट होगा, खतरे वाली बात है। 10 पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें दोनों साइडों पे होगा, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी के ऊपर दोनों एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर होगा। और 10% पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें एक्स्ट्रा एड्रिनल होगा, मतलब ब्लैडर वाल और ऑर्गन ऑफ जक्करकैंड। ये क्या है भाई? कोई बंदा गूगल करे यार इसको, ये क्या है ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ जक्करकांड? अच्छा, जब गूगल हो जाए तो फिर बताइएगा, मैं उतनी देर थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। तो मतलब ये कि अगर हमारे पास एक 100 पेशेंट है ना जी, तो उनमें से 10% पेशेंट को मेलिग्नेंट होगा, 10% को बाइलेटरल होगा, 10% को एक्स्ट्रा एड्रिनल ग्लैंड होगा, मतलब ब्लैडर वाल पे भी बांध सकता है, और 10% पेशेंट में इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इस ट्यूमर के अंदर, और 10% जो है ना ये बच्चों में होगा। ठीक है जी, तो 100 पेशेंट में से ये ना कैटेगरियां बन गई हैं कि 10 10 10 पेशेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है ये इस तरह से। अच्छा जी, सिम्टम्स इसकी क्या होंगी जी? इसकी जो है ना जी सर सिम्टम,
जी सर ये गूगल पे ये आ रहा है कि Zakir Khan is a chroma in body derived from the neural crest located at the bifurcation of the aorta or at the origin of the inferior mesenteric artery. समझ गया। हाँ जी बिल्कुल, वो आपने सही इसका सही आपने रिसर्च किया। हमारे हार्ट से ना, हार्ट से जब एओर्टा निकलता है ना, एओर्टा, तो जहाँ पे जाके ये बाइफरकेट होता है, तो उस जगह पे ना ये ट्यूमर बन सकता है। एक तो ब्लैडर वाल पे इसने ये दिया, दूसरा इधर दिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, सिम्टम्स क्या है जिसकी? मोस्ट ट्यूमर सेक्रेट एपिनेफ्रीन। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर साहब ने कैटेकोलामाइन कहा, मैंने उनको कहा नहीं एपिनेफ्रीन, क्योंकि मेजर जो है एपिनेफ्रीन है, सेकंड नंबर पे नॉन एपिनेफ्रीन है, तीसरे नंबर पे डोपामीन है, विच कैन कॉज एपिसोडिक हाइपरटेंशन। ठीक है जी। एपिसोडिक हाइपरटेंशन समझ आइए जी? कुछ देर के लिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। ये इसकी सिम्टम्स हैं किसकी? फियोक्रोमोसाइटोमा की। कोई बता सकता है कि हाइपरटेंशन कैसे होगी इस पेशेंट को? डॉक्टर सर वेजोकंस्ट्रिक्शन जब में सर। फिर सर एपिनेफ्रीन जाएगा तो वैदिक कंस्ट्रक्शन करा देगा ना, आर्टरीज जब नैरो हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट लफ्ज बोलना चाहिए आर्टेरियो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, वेजल में वेन्स भी आ जाती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन जब कहेंगे ना, उसमें वेन्स भी फिर आ जाती हैं। ठीक है ना? तो सही वर्ड जो है ना जी, आर्टेरियोलो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन भी ठीक है, आंसर इज ओके। आई एम गोइंग स्पेसिफिकली। अच्छा जी, हाइपरटेंशन हो जाएगी इस वजह से। मे आल्सो क्रिएट एरिथ्रोपोइटन, जिसकी वजह से पोलीसाइथीमिया। एरिथ्रोपोइटन रिलीज होगी जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसको हम कह रहे हैं पोलीसाइथीमिया। ठीक है जी। इसमें सिम्टम्स अकर इन स्पेल्स, मतलब ये कि स्पेल समझते हैं ना, झटके, कि एक दफा हाइपरटेंशन होगी या फिर ठीक हो गया, फिर होगी या फिर ठीक हो गया। रिलैप्स एंड रिमिट, ये उसकी एग्जांपल दी हुई है कि हो जाएगा ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर तेज हो गया ठीक हो गया, तेज हो गया ठीक हो गया, साथ फ्लशिंग हो जाएगी, रेड हो जाएगा बंदा ना, फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो क्या होती हैं? एपिसोडिक हाइपर एड्रेनर्जिक सिम्टम्स। जाहिर है सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा, एड्रेनर्जिक सिस्टम, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हेडिक होगा, परस्पायरेशन होगा, परस्पायरेशन स्वेटिंग को कहते हैं ना, पल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया, पालर, वो येलो हो जाएगा पेशेंट। ठीक है जी, ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, उसको एपिसोडिक होंगी फिर ठीक हो जाएंगी, होंगी फिर ठीक हो जाएंगी। तो जब इस तरह का पेशेंट हो जिसमें थोड़ी देर के लिए बीपी बढ़ जाता है फिर ठीक हो जाता है, साथ हेडिक हो जाता है फिर ठीक हो जाता है, तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? एपिनेफ्रीन की तरफ। एपिनेफ्रीन कहाँ से रिलीज हो रहा है? एड्रिनल मेडुला से। दिस मीन देयर इज अ ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला। ठीक है जी। आगे क्या है जी इसकी फाइंडिंग्स हैं? इसकी फाइंडिंग्स में ब्लड में क्या आएगा? कैटेकोलामिन्स बढ़े होंगे, मतलब एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन वगैरह, और मेटानेफ्रीन, ये इसकी बाई प्रोडक्ट्स ही है। अच्छा, वो मैं आपको एक पीछे बता रहा था, HVA और VMA, याद है? मैंने आपको पीछे अभी अभी बताया था। ये रहा, यस। ये रहा HVA और VMA, याद आया जी? मैंने कहा था आगे जाके इसकी फुल फॉर्म भी आएगी, तो वो फुल फॉर्म आ गई है। मतलब ये कि एपिनेफ्रिन वगैरह का जब मेटाबॉलिज्म होता है ना, इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, जब इनका फंक्शन खत्म हो जाता है, इनको बॉडी से निकालना होता है, तो इनकी मेटाबॉलिज्म होती है, इनकी ब्रेकडाउन होती है, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं होमोविलानिक एसिड, विनाइल मेंडेलिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट्स बनती हैं, फिर ये बॉडी से निकल जाती हैं, लेकिन जब इसका टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का, तो ये प्रोडक्ट्स बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा होंगे। ठीक है, खुला है जी, आ जाए, जस्ट वेट, आई हैव टू ओपन द डोर। अच्छा, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स ब्लड में बड़ी होंगी, और क्या होगा? क्रोमोग्रेनिन, सिनेप्टोफाइसिन एंड NSC, ये हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स होंगी उसकी। ये जो है ना मॉलिक्यूल्स, ये बड़े होंगे उसमें। अच्छा जी, और क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है हमने? इरिवर्सिबल अल्फा एंटागोनिस्ट देने हैं इसको। इरिवर्सिबल का मतलब समझते हैं? और अल्फा एंटागोनिस्ट क्यों देने हैं इसको? अच्छा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि एपिनेफ्रीन ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ाएगी जी, एक डॉक्टर साहब ने बताया कि आर्टेरियो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी। तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कैसे करवाती है? हमारे जो सेल्स होते हैं ना जी, जो हमारे वेसल के स्मूथ मसल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जस्ट वेट, ये एक्स्ट्रा बन गया, ऐसे कंफ्यूजन बनाएगा। अच्छा, जो हमारे स्मूथ मसल सेल्स होते हैं ना जी, आर्टरीज के, जो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और तो वेजल तंग हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। इन मसल सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, इनका नाम है जी अल्फा 1 रिसेप्टर्स। नजर आ रहा है सबको यार? जूम करने की जरूरत तो नहीं है कोई? इनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर का नाम है जी अल्फा 1। एपिनेफ्रीन आके इन रिसेप्टर पे एक्शन करती है, और इन रिसेप्टर की वजह से ये मसल जो है ना कंट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ल्यूमन नैरो हो जाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, हमने क्या करना है? हमने इन अल्फा रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देना है। ठीक है, हमने इन अल्फा रिसेप्टर को
इन अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना है, परमानेंटली तौर पे ब्लॉक कर देना है। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो इन रिसेप्टर को परमानेंटली तौर पे ब्लॉक करेगी? उस मेडिसिन का नाम है जी, क्या नाम है जी? सर फेनॉक्सीबेंजामीन। फेनोक्सिल। ये किसने बताया जी? ये आंसर किसने किया जी? सर मैंने। डॉक्टर एमन है या उनसी है क्या नाम? सर फातिमा। अच्छा, वेल डन डॉक्टर साहब, वेरी गुड आंसर। फेनॉक्सीबेंजामीन वो मेडिसिन है जो अल्फा 1 रिसेप्टर को परमानेंटली तौर पर ब्लॉक कर देगी। अल्फा 1 ब्लॉक हो जाएंगे, एपिनेफ्रिन एक्शन नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से वेजल कंट्रैक्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। इट्स द वन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, अंडरस्टैंड। सेकंड ट्रीटमेंट क्या है जी इसका? बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्यों देने हैं? हार्ट रेट को स्लो करने के लिए। हार्ट रेट जब स्लो होगा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। बुक में एक बात लिखी हुई है कि पहले अल्फा रिसेप्टर्स देने हैं, बाद में बीटा रिसेप्टर देने हैं। ये इंटरनेशनल है, रूल है। अगर कोई बच्चा पूछना चाहता है ये क्यों है, तो आई विल टेल। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है कि अल्फा पहले क्यों देने हैं, बीटा बाद में क्यों देने हैं, तो बस आपने चुप करके दे देने हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूएसएमएलई लेवल का कंसेप्ट बने, तो फिर आपको बता देते हैं कि अल्फा क्यों पहले देने हैं। सर बता दें सर आप फाइनली। हाँ, सिंपल सी बात है, वैसे मैं मजाक कर रहा था यार। अच्छा, उसमें होता ये है कि हम ना अगर पेशेंट को बीटा ब्लॉकर पहले दे दें, उसका हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। हार्ट रेट जब स्लो होगा ना, तो एक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत, एक जो है ना कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तहत, जब हार्ट रेट स्लो होगा ना, तो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तहत आर्टरीज मजीद कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। आर्टरीज ये समझेंगी कि हार्ट रेट स्लो है, कहीं ब्लड प्रेशर कम ना हो जाए, तो हम थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए। ऊपर से आने वाली एपिनेफ्रिन ने कंस्ट्रिक्ट करना है, तो आर्टरीज इतनी ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज़ाहिर है इतनी बड़ी आर्टरी में जो ब्लड था, अब वो इतनी बारीक सी आर्टरी में जब ब्लड होगा, तो ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। तो इसलिए पहले अल्फा ब्लॉकर देने हैं ताकि आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट ना हो एपिनेफ्रिन के एक्शन की वजह से, फिर बीटा ब्लॉकर देने हैं ताकि हार्ट रेट भी स्लो हो जाए। बात समझ में आ गई है? नो सर। अच्छा जी। हमारे ना आर्टरीज जो होती है ना, आर्टरीज जब हार्ट रेट स्लो होता है ना, तो हमारे कैरोटिड बॉडी जो होती है ना, एओर्टिक आर्च पे भी रिसेप्टर होते हैं और कैरोटिड आर्टरी पे भी रिसेप्टर होते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं लो ब्लड वॉल्यूम, लो एजैकुलेशन फ्रैक्शन, लो कार्डियक आउटपुट, एओर्टा के ऊपर, एओर्टिक आर्च के ऊपर और कैरोटिड आर्टरी के ऊपर। ये हमारा हार्ट है जी। हार्ट से ब्लड निकल रहा है, एओर्टिक आर्च है ना ये वाली, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं लो कार्डियक आउटपुट को। यहाँ से फिर निकलने वाली जो ऊपर को सब क्लेवियन और करोटिड आर्टरी जा रही है, ऊपर को कैरोटिड आर्टरी जो जा रही है, उसके अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो जब हार्ट रेट स्लो होगा तो कार्डियक आउटपुट स्लो हो जाएगी। जब कार्डियक आउटपुट स्लो होगी तो ये एओर्टिक आर्च पे रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे कि लो कार्डियक आउटपुट है, तो ये एक मैकेनिज्म एक्टिव करेंगे जिसके तहत हमारी जो फर्दर आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी। आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके। तो उस कंस्ट्रिक्शन को रोकने के लिए पहले हमने अल्फा ब्लॉकर्स देने हैं, बाद में बीटा ब्लॉकर देके हार्ट रेट को स्लो करना है। अगर पहले ही हार्ट रेट को स्लो किया तो इधर से जो है ना रिसेप्टर ने डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट करके मजीद एपिनेफ्रिन रिलीज करानी है, जो कि मजीद आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करेगी। ऊपर से जो ट्यूमर है उसने भी एपिनेफ्रिन बनानी है, वो भी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करेगी, तो आर्टरीज जो है ना अल्ट्रा कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इस चीज को रोकने के लिए हमने पहले अल्फा ब्लॉकर देने हैं, फिर बीटा ब्लॉकर देने हैं। इसको पढ़ते हैं, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आई विल रिवाइज अगेन। फेनॉक्सीबेंजामीन ड्रग का नाम है, फॉलोड बाय बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है जी, पहले अल्फा ब्लॉकर देने हैं, फिर बीटा ब्लॉकर देने हैं। प्रेयर टू ट्यूमर रिसेक्शन, अल्फा ब्लॉकेड मस्ट बी अचीव्ड बिफोर गिविंग बीटा ब्लॉकर। पहले अल्फा देने हैं, फिर बीटा देने हैं बार बार। टू अवॉइड अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, कि कहीं हाइपरटेंसिव क्राइसिस ना आ जाए। इसका निमोनिक दिया हुआ है ए बिफोर बी। फेनॉक्सीबेंजामीन फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, ये भी एक निमोनिक है जी। फियोक्रोमोसाइटोमा की ड्रग क्या है जी? फेनॉक्सीबेंजामीन। अच्छा जी, अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें मैडम, अगर क्लियर नहीं हुआ तो आई विल रिवाइज अगेन, नो प्रॉब्लम। सर ये मैकेनिज्म थ्रो बैरो रिसेप्टर होता है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पैरों से